अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार के मध्य समानताएं निम्नलिखित में से किस बिंदुओं पर होती हैं। ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और जो आंतरिक व्यापार है, इन दोनों के बीच में जो समानताएं होती हैं वो किन बिंदुओं पर होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, ये सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो या आंतरिक व्यापार हो, दोनों ही व्यापार में वस्तुएं और सेवाएं दोनों होती हैं, तो दोनों का विनिमय जो है वो दोनों लेवल पर बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विभिन्न कारणों से एक पृथक सिद्धांत समझा जाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। यह कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको विभिन्न कारणों से एक पृथक सिद्धांत समझा जाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का रहा है। किंडलबर्गर का यह कथन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतःक्षेत्रीय व्यापार की दशा है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो अंतःक्षेत्रीय व्यापार की दशा है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। यह कथन ओहलिन का है। क्वेश्चन नंबर 4, देश के अंदर और विभिन्न देशों के उत्पादन के साधन की गतिशीलता में अंतर किस प्रकार का होता है। देश के अंदर और विभिन्न देशों के उत्पादन के साधन की गतिशीलता में अंतर किस प्रकार का होता है। यह अंतर जो है वो अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बताएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या आधार, क्या बेस होता है। लागतों का सापेक्ष अंतर और लागतों में निरपेक्ष अंतर, ये दोनों ही होते हैं। वे सी आएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आगरा में बना हुआ जूता दिल्ली या मथुरा में बेचा जाता है तो इस व्यापार को किसके अंतर्गत रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप लोग। यदि आगरा में बना हुआ जूता दिल्ली या मथुरा में बेचा जाता है तो इस व्यापार को आप क्या कहेंगे। ये आंतरिक व्यापार होगा भाई। ये कैसा व्यापार होगा, आंतरिक व्यापार होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा दोनों देशों के किस चीज पर निर्भर करती है। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसमें जो प्रॉफिट होता है उसकी जो मात्रा है वो दोनों देशों के किस चीज पर निर्भर करती है। उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है। उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। कौन है, रिकार्डो हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी संभव है जब दोनों की उत्पादन लागतों में क्या हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी पॉसिबल है जब दोनों की उत्पादन लागतों में क्या हो, समानता हो, गतिशीलता हो, अंतर होता है या कोई नहीं, अंतर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वें के बाद 10वां, 10th क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 10वें क्वेश्चन में दिया गया है, दो देशों तथा दो वस्तुओं की स्थिति में जब प्रत्येक देश एक देश वस्तु का उत्पादन कम लागत पर करता है तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन व्यय में इस अंतर को आप क्या कहेंगे। इस अंतर को निरपेक्ष अंतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब एक देश को दूसरे देश पर दोनों वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त है किंतु श्रेष्ठता उत्पादन लागत की दृष्टि से समान नहीं होती है तो इसको क्या कहा जाता है। इसको लागतों में तुलनात्मक अंतर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रिकार्डो के अनुसार एक देश के अंदर तो समान योग्यता या क्षमता वाले श्रमिकों को समान मजदूरी मिलती है किंतु विभिन्न देशों में उनकी मजदूरी की दर एक समान नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न देशों में श्रमिक देश के अंदर गतिशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तुलनात्मक लागत लाभ के फलस्वरूप विशिष्टीकरण को क्या करती है। तुलनात्मक जो लागत है वो लाभ के फलस्वरूप विशिष्टीकरण को क्या करती है। प्रोत्साहन नहीं मिलता, प्रोत्साहन मिलता है ए और बी में से कोई भी या फिर इनमें से कोई नहीं, प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। कौन सी मान्यता पर आधारित है। दोनों देशों में उत्पादन उत्पत्ति क्षमता नियम के अंतर्गत होता है।
श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। श्रम की सभी इकाइयां समान होती हैं। आपका आंसर आएगा डी, सब। क्वेश्चन नंबर 15, अवसर लागत के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? ऐसे अर्थशास्त्री थे हैबरलर। क्वेश्चन नंबर 16, लागत समता नियम के अंतर्गत दोनों देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में पूर्ण विशिष्टीकरण उत्पन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विशिष्टीकरण केवल निम्नलिखित स्थिति में ही संभव हो सकता है। विशिष्टीकरण यानी जिसको आप स्पेशलाइजेशन बोलते हो, स्पेशलाइजेशन केवल निम्नलिखित स्थिति में ही संभव हो सकता है। कैसी स्थिति में संभव होगा? बढ़ती हुई लागत के समय। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत अर्थशास्त्री हैबलर ने किस प्रमेय का प्रतिपादन किया? उसने किस प्रमेय का प्रतिपादन किया? अवसर लागत प्रमेय का। क्वेश्चन नंबर 19, घटती लागत दशा में उत्पादन संभावना, घटती लागत दशा में उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के रूप में मूल बिंदु की ओर या फिर मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कन्वेक्स होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20वां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या किसने की? इंटरनेशनल ट्रेड का जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न डॉक्ट्राइन है, उसकी व्याख्या जो है वो किसने की? आंसर आएगा हेक्सर ओलिन ने। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारण है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारण है साधन संपन्नता के विभिन्नता के कारण वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य में अंतर होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सापेक्षिक साधन प्रचुरता के मापन का आधार, सापेक्षिक साधन प्रचुरता के मापन का आधार क्या होगा? कीमत आधार, भौतिक आधार दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंतरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा साधनों का मूल्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा साधनों का मूल्य अंततः बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। और इस पूरे के पूरे टेस्ट का जो हम क्रेडिट देते हैं वो अरिहंत वालों को दे देते हैं भाई, क्योंकि सबका टारगेट एजुकेशन देना है। 24वां, किस प्रकार की व्यापार शर्तों से आस्य आयात कीमतों और निर्यात कीमतों के अनुपात से है? किससे ऐसा है? शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें। क्वेश्चन नंबर 25, आयकर व्यापार शर्तें मालूम करने का सूत्र बताएं। आयगत व्यापार शर्तें मालूम करने का सूत्र, तो आपका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 26, सेट 1 सेकेंड 2 मिनट लगेंगे, ये थोड़ा सा, हाँ यस 25 हो चुका ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, देश के आयात क्षमता को सूचित करने वाली कौन सी व्यापार शर्त है? देश के आयात क्षमता को सूचित करने वाली कौन सी व्यापार शर्त है? कौन सी व्यापार शर्त है बताइए, कौन सी व्यापार शर्त है? तो आंसर हो जाएगा आपका आय व्यापार शर्त। क्वेश्चन नंबर 27, सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, जिसको ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड की वृद्धि व्यापार शर्त को अनुकूलन बनाती है, प्रतिकूल बनाती, अनुकूलन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द्विघटकीय व्यापार शर्त सम्मिलित करती है। द्विघटकीय व्यापार शर्त जो है वो सम्मिलित करती है किस चीज में? आयात और निर्यात की कीमत सूचकांकों को, आयात और निर्यात के उत्पादकता सूचकांकों को, दोनों को भाई। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विशिष्टीकरण साधनों का आवंटन अनुकूलतम बना देता है। क्वेश्चन नंबर 30, दो देशों के बीच लागत अनुपात का बढ़ता अंतर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 31, ओहलिन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक मात्रा में लाभ उन देशों को होता है जहां पर
क्या होगा? आरंभ के साधनों की कीमतें कम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देश का आंतरिक लागत ढांचा विश्व विनिमय अनुपात से जितना अधिक असमान होगा, व्यापार का जो लाभ होता है वो उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 33, धन से सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन से सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? यह कथन भाई एडम स्मिथ का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 34, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रय शक्ति समता सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया? गुस्टोव कैसल ने। क्वेश्चन नंबर 35, भुगतान संतुलन सिद्धांत में, भुगतान संतुलन सिद्धांत में भुगतान संतुलन के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाएगी यदि, विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाएगी यदि विदेशी बैंक देश के बैंकों के ऊपर बड़ी मात्रा में साख पत्र जारी कर दे। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत का सिद्धांत निम्न में से किस मान्यता के ऊपर आधारित है? यह है, श्रम की सभी इकाइयां समान है, श्रम के उत्पादन का एकमात्र साधन है, श्रम के रूप में लागत को व्यक्तिगत किया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव डी। क्वेश्चन नंबर 38, विदेशी व्यापार के कारण प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु का उत्पादन करता है। विदेशी व्यापार के कारण प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसे वह न्यूनतम लागत में बना सकता हो, तभी तो प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को समझाने के लिए किस प्रकार की लागत को आधार बनाया? निरपेक्ष लागत का अंतर उसने देखा। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा, एक्सटेंट ऑफ गेन जो है वो दोनों देशों के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा जो है वो दोनों देशों के उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 41, मूल्य का श्रम सिद्धांत जो लेबर थ्योरी है, मूल्य का लेबर थ्योरी या श्रम सिद्धांत जो है वो उसकी जो मान्यता है वो समान श्रम इकाइयों पर है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। 42, विकासशील देशों की अधिकांशता यह शिकायत होती है कि विकासशील देशों की अधिकांशता क्या शिकायत होती है? उनकी व्यापार की शर्तों में गिरावट आ रही है, ठीक है। उनकी निर्यात उपलब्धियां या परिसंपत्तियां अस्थिर हैं, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों ठीक है तो फिर डी आएगा। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था विकसित देशों के हितों का संरक्षण करती है, ठीक है, डी आंसर आएगा। सभी शिकायतें होती हैं विकासशील देशों की गरीब इंसान की तरह। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन क्या है? अब देखो विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका पहले क्या नाम होता था? गैट होता था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसका मतलब गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको 1995 में नाम बदला गया। 44वां क्वेश्चन, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में निम्न में से क्या कमियां थी? रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था उसमें क्या कमियां थी ये बताना है। मुक्त व्यापार की कल्पना, परिवहन लागतों की अपेक्षा, पूर्ण रोजगार, इसका मतलब सारी की सारी कमियां थी उसी की। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सापेक्षिक साधन उपलब्धता के विचार को देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? ये बर्टिल ओलिन को जाता है। 46वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश के व्यापार शेष का संबंध निम्न में से किससे होता है? ये संबंध जो होता है ये माल के आयात से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, IMF को आग बुझाने वाले इंजन की संज्ञा किसने दी? IMF को आग बुझाने वाला इंजन, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से किसको आग बुझाने वाले इंजन की संज्ञा दी है? आग बुझाने वाले इंजन की संज्ञा किसने दी है? आंसर आएगा माइकल कैकडेसस ने। क्वेश्चन नंबर 48, भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, किस चीज का अध्ययन करते हैं? दृश्य व अदृश्य मदों का। क्वेश्चन नंबर 49, किसी देश के आयात तथा निर्यात के अंतर को क्या कहा जाता है? किसी देश का आयात और निर्यात का जो अंतर है उसे क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, भुगतान संतुलन का साम्य किस देश का प्रतीक है? भुगतान संतुलन का जो साम्य है वो किस देश का प्रतीक है? वो आर्थिक व्यवस्था के दिवालियेपन का प्रतीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51। चलो देखते हैं 51वां क्वेश्चन। देखिए थोड़े से स्कैनिंग में शायद दिक्कत आ रही है, बट मैं बोल दूंगा क्वेश्चन को। भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो सकता है। भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो सकता है जब ब्याज की ये कोई नहीं, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52, मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ाना ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना ठीक है, विनिमय नियंत्रण बढ़ाना ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53, मुद्रा कोष देता है, मुद्रा कोष देता है क्या? मौसमी ऋण देता है मुद्रा कोष पे। क्वेश्चन नंबर 54, जब कोई देश मुद्रा कोष के ऋणों को चुकाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको आप लोग पुण्य विक्रय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, संरचनात्मक समायोजन सुविधा मुद्रा कोष द्वारा उपलब्ध की गई वर्ष, कौन से वर्ष उपलब्ध की गई? आंसर आ जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 56, भारत किस वर्ष मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य बना? इंडिया जो है वो मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य कब बना? 1945 में। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थव्यवस्था को सहायता देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थव्यवस्था को सहायता देता है अस्थायी संतुलन को दूर करने के लिए। आईएमएफ का प्रमुख काम क्या है? आईएमएफ का जो प्रमुख काम है, दुर्लभ मुद्रा की राशनिंग ठीक है, प्रावधिक सहायता ठीक है, देशों को पुनः क्रय की सुविधा देना ठीक है, ऑल ऑफ द अबव सभी रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य बताएं। वर्ल्ड बैंक का प्रमुख काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, यह मुख्य काम है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत विश्व बैंक का सदस्य कब बना? इंडिया विश्व बैंक का सदस्य कब बना? शुरू से यह भाई 1947 से ही। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद अब चलते हैं 61वें क्वेश्चन 61 पर। विश्व बैंक देशों को ऋण देता है। विश्व बैंक जो है वो देशों को ऋण देता है अपने कोष से या उधार लेगी पूंजी से, दोनों से देता है भाई। 62वां क्वेश्चन, वही देश विश्व बैंक का सदस्य हो सकता है जो किसका सदस्य हो? वो जो मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। वर्ल्ड बैंक का मेंबर वही होगा जो आईएमएफ का मेंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत कार्य शुरू किया। विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत काम शुरू किया 1 जनवरी 1995 से। डब्ल्यूटीओ का दोहा सम्मेलन हुआ। डब्ल्यूटीओ का दोहा सम्मेलन कब हुआ? डब्ल्यूटीओ का दोहा सम्मेलन कब हुआ? डब्ल्यूटीओ का दोहा सम्मेलन हुआ भाई नवंबर 2001 में। 65वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ किससे प्रभावित होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ हैं वो प्रभावित किससे होंगे? व्यापार की शर्तों से ठीक है, लागतों के तुलनात्मक अंतर से ठीक है, विक्रय संगठन की क्षमता से, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उत्पादन के साधन एक देश में गतिशील एवं विदेशी स्तर पर गतिहीन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब संभव नहीं होगा जब दो देशों में उत्पादन से भावन वक्र होती है। कैसी? समान ढाल वाली होती, तब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 68, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों के संदर्भ में असंगत कथन अंकित करें। असंगत कथन अंकित करें तो मतलब होगा आपका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता उससे। क्वेश्चन नंबर 69, ओलिन के मूल्य मापदंड के आधार पर एक पूंजी प्रधान देश तब होता है। एक पूंजी प्रधान देश तब होता है जब उस देश में पूंजी सस्ती हो, उस देश में श्रम महंगा हो, दोनों ही आएगा। आपका आंसर यहां पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, पूर्ण विशिष्टीकरण केवल निम्नलिखित स्थिति में संभव हो सकता है। पूर्ण विशिष्टीकरण कब संभव हो सकता है? यह संभव हो सकता है जब लागत समता की स्थिति हो। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मौद्रिक व्याख्या प्रस्तुत की। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की जो मौद्रिक व्याख्या प्रस्तुत की वो किसके द्वारा की गई? टार्जिंग के द्वारा। 72वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए मार्शल ने प्रस्तुत किया। किसको? दे वकर यानी ऑफर करो को। क्वेश्चन नंबर 73, हैबरलर ने के अनुसार बढ़ती लागत दशा के अंतर्गत पूर्ण विशिष्टीकरण संभव है, आंशिक विशिष्टीकरण दोनों संभव होंगे। क्वेश्चन नंबर 74, लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान संतुलन में असाम्य स्वतः ही
हो सकता है। कैसे? अवमूल्यन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, लचीली विनिमय प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण होता है किससे? विदेशी मुद्रा में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76, रॉबर्टसन ने किस व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा है? रॉबर्टसन ने किस व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा है? उपयोगिता व्यापार शर्त को। 77वां क्वेश्चन, ऋणों के भुगतान की गारंटी देने पर विश्व बैंक लेता है। ऋणों के भुगतान की गारंटी देने पर वर्ल्ड बैंक जो लेता है वो कमीशन लेता है। क्वेश्चन नंबर 78, WTO का भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन आर्थिक नीति हेतु किसके साथ सहयोग करके चलना पड़ता है? उसको IMF और IBRD दोनों के साथ सहयोग करके चलना पड़ता है। 79वां क्वेश्चन, भारत में व्यापार नीति को उदार बनाया गया। भारत में व्यापार नीति को उदार बनाया गया 1991 में जब आर्थिक मंदी दर पर थी। क्वेश्चन नंबर 80, WTO के नियमों के तहत भारत में 31 मार्च 2000 तक WTO के नियमों के तहत भारत में मात्रात्मक प्रतिबंध हटाया गया है। मात्रात्मक प्रतिबंध हटाया गया है 714 वर्षों से पुराना क्वेश्चन है, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के आज वाले क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिंदी के, इंग्लिश के, CDP के सभी करंट अफेयर्स 6 महीने की, 9 महीने की, 1 साल की, वो सब हमारे चैनल पर मिलती है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन